हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि आज हम आपको सुपर टेट वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अच्छे से सुनिएगा। जो सुपर टेट देने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए सुपर टेट के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट जो 5 नंबर का आता है वो बहुत अहम होता है। भले ही वो नंबर देखने में 5 नंबर का आता है, लेकिन जब सिलेक्शन होता है तो वहाँ एक नंबर मायने रखता है। समझ रहे हैं बात को? तो बस यहाँ पर इस क्लास में आपको 5 में से 5 दिलाने की पूरी गारंटी है इस क्लास की, क्योंकि ये एक क्लास आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट में 5 में से 5 दिलाकर जाएगी ही जाएगी। ठीक है? जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। केवल इतने से ही आपके 5 में से 5 आराम से एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। ठीक है? साथ में नीचे डिटेल्स भी दी हुई है, क्वेश्चन है, फिर उसके बाद डिटेल्स भी दी है। अगर आप डिटेल्स पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, हम थोड़ा सा टाइम दे देंगे आपको। ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है? तो माने कहा जाए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी मिल रहा है, साथ ही साथ उसकी डिटेल भी मिल रही है। तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ लेना है और डिटेल भी पढ़ लेना है। ठीक है? तो बस यहाँ पर आपकी 5 में 5 की तैयारी हो रही है और इस क्लास को सभी तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सभी को सिलेक्शन लेना है और 5 में से 5 नंबर आपको इसी क्लास से लेकर आना है। ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा को वाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो इसको कौन सा अधिगम अक्षमता है? बताइए। डिसलेक्सिया है, डिस्मॉर्फिया है, शब्द जम्बलिंग विकार है, डिसलेक्सीमिया है। क्या होगा? बताएंगे क्या होगा? आंसर की बात की जाए तो आंसर सभी लोग जानते हैं, डिसलेक्सिया, पठन विकार। इसी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? पठन विकार बोलते हैं। सा को वाज पढ़ रहा है मतलब उल्टा पढ़ रहा है, तो वो आपका डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है? ये है आपकी डिटेल। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है आपका, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, कक्षा से चला जाए, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। क्या होगा आंसर? देखिए यहाँ पर कंप्यूटर की शिक्षण विधि से लेकर कंप्यूटर से बनने वाले क्वेश्चन तक यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है? मतलब कहा जाए कंप्यूटर की पेडागोजी भी आपको यहाँ मिल जाएगी, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन भी अभी आगे आएंगे वो भी मिल जाएंगे। तो परेशान नहीं होना है, कंप्यूटर से रिलेटेड हर क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा। चलिए पढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, शिक्षण विधि बदल दें। ठीक है? अगर बच्चे किसी विधि पर, किसी सब्जेक्ट पर मतलब रुचि नहीं ले रहे हैं तो आपको क्या करना है? अपनी शिक्षण विधि को बदल दीजिए। आगे चलते हैं। अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पावलोव। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पूछा है। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये पावलोव ने दिया है। ठीक है? किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना? पता है ना? आगे बढ़ते हैं। और ये रूसी मनोवैज्ञानिक थे, ये भी याद रखना है। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रदाता, ग्राहता, संप्रेषण, इनमें से कोई नहीं। करेंगे सभी लोग फटाफट से। ये 1 घंटे की क्लास आपको पूरे में पूरे नंबर दिलाएगी, इसलिए क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है और सभी तक शेयर करना है। चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन सी, संवाद मतलब कम्युनिकेशन और संप्रेषण उसी को कहते हैं हिंदी में। आगे चलते हैं। डिटेल्स पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा आप। पूछा जा रहा है स्मृति स्तर के शिक्षण का प्रतिमान के प्रतिपादक पूछे हैं।
जॉन एफ हर्बर्ट, एच.सी. मॉरिसन, नेड फ्रेंडर, हेनरी फेयोल। बताइए स्मृति स्तर किसने बताया है? आंसर की बात की जाए, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हर्बर्ट ने। ठीक है, स्मृति स्तर हर्बर्ट ने। आगे चलते हैं, पंच प्रणाली दी है ना हर्बर्ट ने, वही में से आपका स्मृति स्तर एक आता है। पुनर्बलन निम्न में से किसकी प्रक्रिया है? शिक्षण, अनुदेशन, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 6 का? आंसर की बात की जाए, आंसर होगा ऑप्शन सी, ये अधिगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? चार्ट, चित्र विस्तारक यंत्र, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप। बताइए अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री क्या होगा? हाँ, आंसर जिसने जिसने ऑप्शन ए दिया है ये है चार्ट। चार्ट जो है इसको हम नॉर्मली देखते हैं, बल्कि ये तीनों आपके कंप्यूटर में दिखाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चों में गणित सीखने संबंधी अक्षमता क्या कहलाती है? बताइए क्या होगा गणित से संबंधित? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, डिसलेक्सिया पठन विकार होगा, पढ़ने में संबंधित, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होगा, और डिस्कैलकुलिया गणित संबंधी। आगे, अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम की समाप्ति, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में अवरोध। बताइए क्या होगा? अधिगम का पठार क्या होता है? चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। ऑप्शन सी जिसने दिया है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन जो है यही अधिगम का पठार है। मतलब पढ़ते पढ़ते अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो वही आपका पठार हो जाता है। ठीक है, पूछा जा रहा है यदि एक बच्चे की मानसिक आयु, मेंटल एज कितनी है? 10 है, एंड वास्तविक रियल एज कितनी है? ये 8 है। तो आईक्यू पूछी है। आईक्यू का सूत्र आपको पता ही होगा, मेंटल एज बटे रियल एज कितनी है आपकी? 8 है, गुणे 100 कर देंगे, तो बस ऐसे ही निकाल लेंगे। तो आंसर आपको क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ये है 125 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए ये सूत्र भी दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पर पूछा जा रहा है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किस लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? ब्रेल लिपि श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, शारीरिक रूप से विकलांग। ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाते हैं, ये भी याद रखना है, क्योंकि लुइस ब्रेल का इसमें जन्म दिवस होता है। लुइस ब्रेल कहाँ के हैं? फ्रांस, पेरिस के हैं। ठीक है, और इन्होंने दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए ये विधि बताई गई थी, और इसमें 6 कोड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण, वृत्तिक वृद्धि। बताइए कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये वृत्तिक वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? बताइए 30 घंटे, 45 घंटे, 42 घंटे, 50 घंटे। आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन बी, 45 घंटे प्राथमिक विद्यालयों में देना होता है प्रति सप्ताह में। ठीक है, एक सप्ताह का ये डाटा है। ठीक है, याद रखना है। भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब होता है? 1980, 1985, 1990 या फिर कोई नहीं? क्या होगा आंसर? बताइए भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब से होता है? जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका बिल्कुल करेक्ट है, 15 अगस्त 1985। ठीक है, जब मिड डे मील स्टार्ट होती है 15 अगस्त, मिड डे मील कब स्टार्ट होती है? 15 अगस्त 1995 में होता है ना? तो बस उसके 10 साल पहले ही इंटरनेट स्टार्ट होता है। ठीक है, रिलेट करके पढ़िए, याद होगा। आगे चलते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में क्या सम्मिलित है? दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, उपरोक्त सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी में सम्मिलित है।
आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। दूरदर्शन, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, ये सभी हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को प्रमुख रूप से कितने आयामों में वर्गीकृत किया गया है? 2, 3, 5, 8। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रवृत्तियों को, आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रवृत्तियों में। ठीक है, पहला है शिक्षा में प्रौद्योगिकी, दूसरा है शिक्षा की प्रौद्योगिकी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी किसको सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है? मशीन, व्यक्ति, संस्थान, समूह। बताइए, किसको सूचना आधारित निर्णय लेने में सहायता करती है? आंसर जिसने ऑप्शन बी दिया है, व्यक्ति, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तत्वों में क्या सम्मिलित है? अभियांत्रिकी, प्रबंध शास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र, उपरोक्त सभी। बताइए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के तत्वों में, आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। ठीक है, देखिए ये चार्ट बना है शैक्षिक प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कहाँ कहाँ पर होता है। तो अभियांत्रिकी, साइबरनेटिक्स, दर्शन शास्त्र तथा नैतिक शास्त्र, जीव विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रबंध शास्त्र, मनोविज्ञान तथा दर्शन शास्त्र। ठीक है, इनमें से कुछ भी आ जाए समझ जाएगा। भावी समाज किस प्रकार का समाज होगा? तकनीक, शैक्षिक, अधिगम, मूल्य व परंपरा अधिमुखी। बताइए 19 का क्या होगा? कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो बस इससे समझ जाइए क्या होगा आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है अधिगम अधिमुखी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, राजधानी दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना कब होती है? 1999, 2016, 1986, 1968। बताइए, दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना कब होती है? जिसने ऑप्शन डी दिया है 1968, उसका करेक्ट है। ठीक है, दिल्ली में पत्राचार विद्यालय की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विश्वविद्यालय स्तर पर पत्राचार पाठ्यक्रम की शुरुआत बोले तो 1952 में होती है और दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। जबकि दिल्ली और राजस्थान में पत्राचार विद्यालय की स्थापना 1968 में होती है। ठीक है, विद्यालय पूछा है और यहाँ पर पत्राचार पाठ्यक्रम की है। आगे चलते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? दिल्ली, चेन्नई, दार्जिलिंग, सिक्किम। राष्ट्रीय मुक्त जो विद्यालय है उसकी स्थापना कहाँ होती है? तो सभी जानते हैं ना, ऑप्शन ए, कहाँ? दिल्ली में होती है। ठीक है, और कब होती है ये भी देख लीजिए। 1979 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक परियोजना के रूप में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कहाँ? दिल्ली में होती है। कब होती है? 1979 में होती है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मुक्त विद्यालय प्रणाली की विशेषता क्या है? प्रवेश योग्यता तथा आयु से मुक्त प्रवेश, शिक्षण माध्यम के चयन की स्वतंत्रता, परीक्षा की लचीली योजना, उपरोक्त सभी। मुक्त विद्यालय प्रणाली की विशेषता पूछी है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मुक्त विद्यालय के प्रमुख प्रेरणा तत्व कौन से हैं? स्व अध्ययन के माध्यम से उन्नति का दायित्व स्वयं ले, स्वनिर्देशित व स्वप्रेरित हों, स्वशिक्षण सामग्री द्वारा सक्रिय अंतःक्रिया करके, उपरोक्त सभी। आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। डिटेल्स पढ़नी हुआ करे पढ़ लिया करिए, ठीक है, रोक कर वीडियो। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया? 1948, 1982, 2005, 1986। बताएंगे सभी लोग, क्या हो जाएगा? भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब खोला गया? आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है 1982। ठीक है, अब इसको देख लीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? पहली बात तो हैदराबाद। ये भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1982 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। और कब होती है स्थापना? 1982 में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब पूछा जा रहा है इग्नू, जिसको हम बोलते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किस वर्ष होती है? 1985, 1985 अगस्त में, 1985 अप्रैल में, 1985 अक्टूबर में। बताइए इग्नू की स्थापना कब होती है? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में होती है। कब होती है? 1985 में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और ये है कहाँ पर? आपके दिल्ली में है। ठीक है, आगे उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? बताइए, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद। बताइए, उत्तर प्रदेश में है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना कहाँ होती है? आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये आपके इलाहाबाद में होती है। ठीक है, याद रखना है। अब ये भी देख लीजिए, 1998 में होती है उत्तर प्रदेश में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, इग्नू की कब होती है? इग्नू की होती है सितंबर 1985 में होती है। ठीक है, और अभी कौन सा पढ़ा है हमने? और एक पढ़ा था क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर, जो कि कहाँ है आपका? ये दिल्ली में है। ठीक है, इग्नू दिल्ली में है। और भीमराव अंबेडकर पढ़ा था, इसकी 1982 में होती है। और ये कहाँ है? हैदराबाद में है। ठीक है, और पढ़ा था एक, याद नहीं आ रहा। चलिए आगे चलते हैं, याद आएगा अभी आगे। पूछा जा रहा है NIUS, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संगठन, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989, 1986, 1985, 1987। बताएंगे सभी लोग, NIUS की स्थापना कब की गई थी? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है 1989 में की गई थी। ठीक है, याद रखना है, 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, जितनी भी पढ़ा रहे हैं ना इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। NIUS की स्थापना किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हुई थी, ये भी याद रखना है। कब? 1989 में। और NIUS का जो पूरा मतलब इसके पहले का जो नाम है ये भी पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय था इसका पूरा नाम। ठीक है, NOS बोलते थे, याद रखना है। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई? 1987, 1986, 1986, 1986। अच्छा ठीक है, बताइए कब की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति? आंसर जिसने ऑप्शन सी दिया है मई 1986 में, उसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मई 1986 में होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? 2013 में की गई थी, लेकिन कौन से महीने में? बताइए, दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो। आंसर याद रखिएगा, जून 2013 में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई थी UGC के द्वारा। ठीक है, आगे, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब होती है? बताइए, 1961 में होती है, लेकिन कब होती है? क्या होगा आंसर? आंसर की बात कर लेते हैं, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 1 सितंबर 1961 में होती है। ठीक है, NCERT की स्थापना कब होती है? 1 सितंबर को 1961 में होती है। आगे, राधा कृष्णन आयोग, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बोलते हैं, किस स्तर की शिक्षा के गुणात्मक उन्नयन के लिए गठित किया गया है? प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च स्तर या फिर सभी? बताएंगे सभी लोग? याद रखना है, आंसर होगा आपका उच्च स्तर। ठीक है, इसको विश्वविद्यालय बोलते हैं और विश्वविद्यालय को उच्च स्तर माना गया है, तो ये याद रखना है। कब आता है ये देख लीजिए, 1948-49 में आता है। ठीक है, याद रखना है। सर्व शिक्षा अभियान की योजना कब स्टार्ट होती है? 2000, 2002, 2001, 2005। सर्व शिक्षा अभियान क्या हो जाएगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है सन 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की स्टार्टिंग होती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम कब लागू होता है? 25 जुलाई 1972, 1 जनवरी 1972, 26 जुलाई 1972, 15 अगस्त 1972। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, याद रखना है, 25 जुलाई 1972।
ठीक है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 25 जुलाई 1972। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 1961, 1988, 2002, 2001। क्या होगा साक्षरता मिशन? आंसर होगा ऑप्शन बी 1988। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी? यूजीसी की स्थापना पूछी है, बताएंगे सभी लोग। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वर्ष 1956 में की गई थी। ठीक है, और ये संविधानेतर संस्था है। ठीक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये चीज दिमाग में रखना है। पूछा जा रहा है पहुंच साधन में सम्मिलित है क्या? उद्देश्यों का कथन, संक्षिप्त तथा स्पष्ट निर्देश, पाठों का विभागों और उपविभागों में विभाजन, उपरोक्त सभी। 36 का क्या होगा, सभी लोग बताएंगे। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। आगे, स्व अनुदेशी सामग्री में, चलिए बताइए, स्व अनुदेशी सामग्री में छात्र या छात्रा अधिगम परिवर्तन संपादित करता या करते हैं शिक्षक की सहायता से, स्वयं से, सहकक्षी सहपाठी से, समाज से। बताइए, स्व अनुदेशी बोल रहा है तो याद रखना है, स्व बोल रहा है मतलब स्वयं से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीरांबिका के उद्देश्य क्या हैं? बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा, संपूर्ण बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बौद्धिक विकास और अपनी शिक्षा के लिए विषय वस्तु चयन करने में बच्चों को सक्रिय करना, उपरोक्त सभी। तो पता ही चल गया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत में सम्मिलित है। विद्यार्थी की अनुक्रिया का तुरंत प्रबलन, जटिल ज्ञान संग्रह की स्थापना के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ना, कार्यक्रम का पुनरीक्षण और संशोधन, उपरोक्त सभी। क्या होगा बीएफ स्किनर के द्वारा जो ये दिया गया है, क्या सम्मिलित है? सभी को पता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के यंत्र सामग्री में क्या शामिल है? टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, माइक्रोफिल्म्स, उपरोक्त सभी। पता चल गया आंसर, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रमुख अनुप्रयोग कौन कौन से हैं? आरेखन एवं अनुरूपण, भंडारण और पुनः प्राप्ति, जनसाधारण शिक्षा, उपरोक्त सभी। क्या होगा 41 का आंसर? होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। अनुदेशन और अधिगम के मध्य कारण परिणाम संबंध स्थापित करने में अनुदेशन या अध्यापन कह दीजिए, इसका श्रेय किसको जाता है? अनुदेशन और अधिगम के मध्य कारण परिणाम संबंध, बताइए। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन ए, ये है शिक्षक। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आपको पेडागोजी के साथ साथ कंप्यूटर भी पढ़ाई जा रही है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर का पूरा पोर्शन आपको यहीं पर मिल रहा है। बेंजामिन ब्लूम का संबंध किससे है? बताइए। ब्लूम ने क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकी, अभिप्रेरणा। 43 का क्या होगा? चलिए, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये है शिक्षण उद्देश्यों की वर्गीकी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो अध्यापन अधिगम साधनों के वर्गीकरण हैं चाक्षुष, श्रव्य दृश्य प्रक्षेपित, मुद्रित या प्रतिलिपित, उपरोक्त सभी। 44 का क्या होगा? हाँ, ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। तो एक सेकेंड रुकेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चॉक बोर्ड ड्राइंग के प्रमुख कार्यों में सम्मिलित है चाक्षुष दृश्य सामग्री का लेखन, आरेख, निरूपण, चित्र निर्माण व क्रियात्मक दृश्यों का निर्माण, उपरोक्त सभी। चॉक बोर्ड ड्राइंग, ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी।
आगे बढ़ते हैं। अप्रक्षेपित द्विआयामी चाक्षुषों के प्रकार हैं, बताएंगे। कटआउट, सपाट चित्र, पोस्ट और चार्ट, मानचित्र, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्तम चाक्षुष साधन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? किसी संबंध को दर्शाना, कार्यविधि के किसी चरण को प्रस्तुत करना, किसी अमूर्त विचार को स्पष्ट करना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। श्रवण माध्यम में जो सबसे प्राचीन रूप है क्या है? वेद, पुराण, मानववाणी, ऑडियो कैसेट, बताइए। श्रवण माध्यम का सबसे प्राचीन रूप, हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये है मानववाणी। ठीक है, आगे। भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? रेडियो स्टेशन मुंबई, कोलकाता, शिमला, दिल्ली, बताइए। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होलोग्राम होते हैं एक आयामी बिंब, द्विआयामी बिंब, त्रिआयामी बिंब, उपरोक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन सी, ये है त्रिआयामी बिंब। दृश्य प्रक्षेपित माध्यम में शामिल क्या है? स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, माइक्रोफिल्म, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये सभी है। ठीक है, आगे। फिल्म स्ट्रिप की क्रियाविधि प्रदर्शन में सम्मिलित है, बताएंगे क्या सम्मिलित है? फिल्म स्ट्रिप 35 mm चौड़ी फिल्म का एक लंबा टुकड़ा होता है। इसमें क्रमानुसार प्रक्षेपण के लिए अचल चित्रों की एक श्रृंखला होती है। फिल्म स्ट्रिपों को फिल्म स्ट्रिप प्रक्षेपित की सहायता से प्रक्षेपित किया जा सकता है, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो किस यंत्र की सहायता से अचल दृश्य सामग्री का प्रक्षेपण पर्दे पर किया जाता है? माइक्रोफिशी, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप। पर्दे पर किया जाता है ओवरहेड प्रोजेक्टर का। ठीक है, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। तो शैक्षणिक टीवी का प्रमुख उपयोग क्या है? कौशल विकास, भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, उपरोक्त सभी। क्या होगा 54? ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रतिमानों के प्रमुख शैक्षणिक उपयोग कौन कौन से हैं? शिक्षण में दृश्य सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग, व्यक्तिगत अधिगम में अध्ययन या संचालन वस्तुओं के रूप में प्रयोग, व्यक्तियों, छोटे समूहों या कक्षा के लिए निर्माण परियोजनाओं के रूप में प्रयोग, उपरोक्त सभी। आंसर सभी को पता है, ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग फालतू पढ़ते रहते हैं, ज़्यादातर ये अधिगम से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, शिक्षा में नई या नवीन प्रौद्योगिकी के लाभ क्या हैं? शिक्षक के पढ़ाने की विधि में परिवर्तन, विद्यार्थियों के शैक्षिक क्रियाकलापों में परिवर्तन, अधिगम को अधिक सरल, प्रभावी व आनंदमय बनाती है, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं। टेलीटैक्स का उपयोग होता है टीवी प्रसारण में, संदेश भेजने में, वीडियो प्रसारण में, अधिगम में। बताइए टेलीटैक्स का प्रयोग कहाँ होता है? सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना एक भी नहीं है। ठीक है, सिलेक्शन चाहिए तो छोड़ना नहीं है। ऑप्शन ए, टीवी प्रसारण में। आगे है, वीडियो टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्विपक्षीय चित्रोन्मुखी अंतरक्रियात्मक सेवा, इसमें सूचना के हजारों फ्रेम या पृष्ठ होते हैं। इसमें उपभोक्ता चित्रात्मक और अक्षरांकीय सूचना को मानक टेलीफोन लाइन के द्वारा कंप्यूटर पर पुनः प्राप्त कर लेता है, उपरोक्त सभी। बताएंगे 58? ऑप्शन डी, ये सभी। आगे, वीडियो डिस्क के प्रमुख लाभ क्या हैं? धीमी गति और उल्टे क्रम में निर्देशन,
किसी संख्या द्वारा प्रत्येक फ्रेम की पहचान, विशिष्ट अवधि के लिए सूचना को पढ़ सकना, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। संहत डिस्क अंतरक्रियात्मक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम प्रणाली है, शिक्षण सूत्र है, प्रकाशीय भंडारण प्रणाली है, प्रसारण जाल तंत्र है। बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में और आपको लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, होता कंप्यूटर से ही है। हाँ, आंसर है आपका ऑप्शन सी, ये प्रकाशीय भंडारण प्रणाली है। ठीक है, बहुत पूछे जाता है ये। आगे चलते हैं। कार्यक्रम केवल उतना ही करें जितना आवश्यक हो, इससे अधिक नहीं। यह कथन प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का है। जॉन डीवी, मार्शल डेविस, डेविड रॉस, एबिंगहॉस। कार्यक्रम केवल उतना ही करें जितना आवश्यक हो। ऑप्शन बी हो जाएगा, यह है मार्शल डेविड। आगे, पैकेज मूल्यांकन के समय विचार करने वाले कारक में कौन शामिल नहीं है? विषय वस्तु, परिशुद्धता, प्रस्तुतिकरण, सूझ। आंसर होगा ऑप्शन डी, सूझ। निम्नलिखित किन किन कार्यों में टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? फैक्स प्रेषण में, दृश्य सहित पाठ में, वाणी संदेश वाहन, सभी। हाँ, ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे चलते हैं तो तुरंतता किस यंत्र का गुण है? बताइए। फैक्स, अंतःजाल, टेलीफोन, मेल। क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है टेलीफोन। याद रखना है, अर्जेंसी बोलते हैं जिसको। 65, आईनेट क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा है, जालक्रम सेवा है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, वीडियो वार्तालाप। आईनेट क्या है? आंसर की बात की जाए, ऑप्शन बी होगा, जालक्रम सेवा, जिसे हम ट्रंक डायल बोलते हैं। डेलनेट की सर्वप्रथम स्थापना कौन से शहर में होती है? बताइए। क्या हो जाएगा आंसर? दिल्ली, हैदराबाद। चलिए, हाँ, आंसर की बात कर लेते हैं। डेलनेट तो दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टैक्सनेट किस विषय वस्तु की सेवा प्रदान करता है? वीडियो टेक्स, वॉइस मेल, विज्ञापन वृत्त, बुलेटिन बोर्ड, फैक्स। आंसर होगा ऑप्शन सी, ये बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, आगे TDCC। बताइए, TDCC क्या होगा? दो तरफा श्रव्य संचार है, दो तरफा श्रव्य और एक तरफा दृश्य है, दो तरफा दृश्य, एक तरफा श्रव्य है, दो तरफा दृश्य। क्या होगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, दो तरफा श्रव्य है और एक तरफा दृश्य है। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एकात्मक, सूचनात्मक, संगठनात्मक, उन्मुक्तात्मक। बताएंगे सभी लोग। कंप्यूटर में 5 में 5 की तैयारी यहाँ पर हो रही है और ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 5 में से 5 आपको एग्जाम में दिला कर जाएंगे। 100% गारंटी है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना आपके एग्जाम में, वो हमने सब यहाँ पर रखे हैं। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये संगठनात्मक हो जाएगा। डेल्फी टेक्निक का विकास किसने किया है? जॉन डीवी, गेट्स, एनसी डॉल्फे, एबिंगहॉस। क्या होगा 70 का? बताएंगे सभी लोग। सभी लोग करेंगे आंसर। चलिए, आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर सही होगा ऑप्शन सी, ये एनसी डॉल्फे ने की थी। ठीक है, आगे है निर्णय प्रक्रिया के प्रमुख सोपानों की संख्या कितनी है? 5, 7, 10, 8। क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी, ये है 7। आगे अब देख लीजिए कौन कौन सी है। ये आपके सामने बना हुआ है, लीजिए, दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। विचार मंथन तकनीक में
किस विधि द्वारा उस उद्देश्य पर आक्रमण किया जाता है? सहचरी विधि, डेल्फी विधि, कमांडो विधि, ह्यूरिस्टिक विधि। विचार मंथन तकनीक में किस विधि द्वारा उद्देश्य पर आक्रमण होता है? यही है आपकी कौन सी? कमांडो विधि। ठीक है, आगे, विद्यालय के प्रमुख नेतृत्व के पद कौन से हैं? प्रधानाचार्य, अध्यापकगण, छात्र, उपरोक्त सभी। नेतृत्व के पद पूछा है, आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे, विद्यालय के संदर्भ में नेतृत्व की शैलियों के कितने प्रकार बताए गए हैं? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 3 बताए गए हैं। ठीक है, कौन कौन सी, ये पढ़ लीजिए। पहली है एक तंत्री नेता, लोकतंत्री नेता, उन्मुक्त अहस्तक्षेपी नेता। आगे, जिन देखिए 2 आयाम, जो ये 2 बुनियादी आयाम है ना, ये भी याद कर लीजिए, यांत्रिक क्रियाएं और अभिव्यंजक क्रियाएं। पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जिन निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर कार्य किया जाता है उसे कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, बाइनरी संख्या, अबेकस। 75 बताएंगे सभी लोग फटाफट से। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये है प्रोग्राम। आगे, डाटा क्या है? प्रोग्राम, प्रक्रिया, तथ्य, अंक, सांख्यिकी समूह जिस पर प्रक्रिया करने से अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। एनालॉग क्या हो जाएगा 76 का? बताएंगे सभी लोग। हाँ, आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे, बिट का विस्तृत रूप क्या होता है? बाइनरी ट्री, बाइनरी डिजिट, बाइनरी टर्म, बाइनरी टास्क। सभी को पता है, सिंपल सा है, ऑप्शन बी बाइनरी डिजिट हो जाएगा। आगे बढ़ें। कंप्यूटर सामान्य कैरेक्टर को किस कोड में संचित करता है? C+, ASCII, CDAC, HEC, 2M। बताइए क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ASCII। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? जापान, यूनान, चीन, अमेरिका। 79। अबेकस का आविष्कार पूछा है, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये चीन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये सभी। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रयोग सबसे पहले किस स्थान पर किया गया? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद। क्या होगा? अभी तक आप लोग पेडागोजी पढ़ रहे थे, अब बिल्कुल से कंप्यूटर पे आ चुके हैं हम लोग। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये कोलकाता में सबसे पहले कंप्यूटर का यूज हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? बताइए। प्रत्यूष, परम, प्रत्यंत, प्रज्ञान। प्रथम पूछा है स्वदेश निर्मित, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है परम। ठीक है, याद रखना है। CDAC क्या है? भाषा है, प्रोग्राम है, कंप्यूटर शोध संस्थान है, सॉफ्टवेयर है। पता होगा सभी को, CDAC पुणे पढ़ा होगा, कंप्यूटर शोध संस्थान है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार कितने हैं? 5, 4, 8, 2। अनुप्रयोग के आधार पर पूछा है। हाँ, शाबाश। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी को छोड़ना नहीं है। अब 5 प्रकार कौन कौन से हैं देख लीजिए। पहला डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, प्रकाशीय कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। तो कितने हैं ये? 5 हैं। किसके आधार पर हैं? अनुप्रयोग के आधार पर। डिजिटल कंप्यूटर सभी निर्देश और आंकड़ों को किस रूप में रखते हैं? शून्य संख्या के रूप में, 0 और 1 के रूप में, संख्या 1 के रूप में, C++ के रूप में। बताइए। 84 और क्लास को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगे तो शेयर कर दीजिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 0 और 1, मतलब 0 और 1 पर कार्य करता है ना कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, याद रखना है। आगे, एनालॉग कंप्यूटर सूचनाओं को किस रूप में स्वीकार करता है? भौतिक रूप में, माइक्रो रूप में, क्वांटम रूप में, हाइब्रिड रूप में। पढ़ा होगा आप लोगों ने ये भी। एनालॉग की बात हो रही है तो ये भौतिक रूप में यूज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एनालॉग कंप्यूटर में सूचनाएं किस रूप में प्राप्त होती हैं? 0, 1 के रूप में, संकेत के रूप में, कोबोल के रूप में, C++ के रूप में। बताइए।
एनालॉग में सूचनाएं कैसे मिलती हैं, तो पता होना चाहिए, ये संकेत के रूप में मिलती हैं, है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? रक्षा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, चिकित्सा, मौसम विज्ञान। बताइए 87। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगर सिलेक्शन से थोड़ी सी चाह है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चिकित्सा में होता है, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम जो कंप्यूटर है इसका ये किस पर आधारित है? हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग, क्वांटम, माइक्रो कंप्यूटर। बताइए। क्वांटम यांत्रिकी पूछी है तो सिंपल सी बात है, क्वांटम कंप्यूटर पर ही बेस होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के भाग कौन से हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, उपरोक्त सभी। ये तो सभी लोग यूज करते हैं, तो इसमें तो गलत नहीं करेगा कोई भी। अरे चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। आगे, मिनी कंप्यूटर की वर्ड लेंथ कितनी होती है? 32 बिट या अधिक, 8 बिट या फिर अधिक, 16 बिट या अधिक, 64 बिट या अधिक। बताइए 90 का क्या होगा? हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा 32 बिट या अधिक, ठीक है। आगे चलते हैं। बड़ी कंपनियों एवं ऑफिसों में सर्वर के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? एनालॉग कंप्यूटर, मेनफ्रेम, हाइब्रिड, क्वांटम। बड़ी कंपनी और ऑफिस में पूछा है तो ये तो पता होगा ना सभी को, मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो बड़े बड़े कंपनियों ऑफिसों में यूज होता है। कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जा सकता है? क्वांटम, टेबलेट, माइक्रो, हाइब्रिड। सबसे छोटा कंप्यूटर सिंपल सा है, ऑप्शन बी, ये टेबलेट पीसी होता है जो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तीव्र गति वाला कंप्यूटर कौन सा है? क्वांटम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे तेज गति वाला, तो ये तो सोचना ही नहीं है, ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। आगे, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? टिम बर्नर्स-ली को, चार्ल्स बेबेज को, बिल गेट्स को, एलन मस्क। किसको कहते हैं कंप्यूटर का जनक? शाबाश, ऑप्शन बी होगा, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। आगे, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पहला विकसित कंप्यूटर कौन सा है? प्रत्यूष फर्स्ट, तिन्हाई जो है ये सेकंड, यूनिवैक फर्स्ट, टेस्ला फर्स्ट। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पूछा है, क्या होगा आंसर? ऑप्शन सी, ये है यूनिवैक फर्स्ट। आगे, कंप्यूटर पर सूचना किस रूप में संग्रहित की जाती है? बाइनरी, कोबोल, रैम, फ्लॉपी। आंसर होगा बाइनरी, जिसे हम 0 और 1 के रूप में संग्रहित करते हैं। आगे, ऑडियो वीडियो कार्यक्रमों के लिए आलेख के उत्पादन में कार्यकलापों की व्यवस्था कौन सी है? बताइए। कार्यक्रम खुलासे का विकास, शैक्षिक टिप्पणी का विकास, वास्तविक आलेख का विकास, उपरोक्त सभी। हाँ, आंसर होगा ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 1 KB कितने बाइट के समतुल्य है? 1024 बाइट, 1024 बाइट, 0, ये भी 1024 मेगाबाइट है, और 8 बाइट। बताइए 1 KB किसके बराबर होती है? तो याद रखना है, ऑप्शन ए 1024 बाइट के बराबर होती है। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये बिल्कुल से रटे होने चाहिए आपको, ठीक है। पूछा जा रहा है कंप्यूटर सिस्टम को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2, 5, 4, 8। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 4, ठीक है, याद रखना है। कौन कौन से 4 हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग, CPU हो जाएगा, फिर आपका मेमोरी यूनिट हो जाएगा, इनपुट, आउटपुट, ये 4 होते हैं आपके मेनली। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? मेमोरी यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। बताइए 100 का क्या होगा आंसर? सभी लोग करेंगे, और फटाफट से क्लास को लाइक भी कर देना है और शेयर भी कर देना है, और जब क्लास एंड हो जाए तो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, हेल्पफुल लग रही है कि नहीं लग रही है, थोड़ी सी भी। हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं। ALU किसका संक्षिप्त रूप है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूज, अर्थ लॉजिक यूनिट, अर्थ लॉजिकल यूनिट।
ये तो सभी जानते हैं, ऑप्शन ए अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुख्य सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है? हार्ड डिस्क, सीडी रोम, पेन ड्राइव, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी ये सभी हैं, सेकेंडरी में आ जाते हैं ये सब। पेन ड्राइव क्या है? डाटा संग्रहण युक्ति है, भाषा संग्रह युक्ति है, डाटा हस्तांतरण युक्ति है, डाटा प्रसारण युक्ति। पेन ड्राइव क्या है? सभी जानते हैं, उसमें डाटा सेव किया जाता है, मतलब संग्रहण युक्ति है डाटा। आगे, इसकी सहायता से टेक्स्ट, संख्या, चिन्ह इत्यादि को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। तो ये भी पता है, सभी के पास होगा। क्या है? ऑप्शन ए कीबोर्ड कहते हैं उसको, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस व स्कैनर किस प्रकार की युक्ति है? इनपुट, आउटपुट, सेंट्रल यूनिट, ऑपरेटिंग। बताइए माउस व स्कैनर कैसी है? इनपुट। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। जॉयस्टिक का प्रयोग कंप्यूटर में किस चीज़ के लिए किया जाता है? बताएंगे सभी लोग, किस चीज़ के लिए जॉयस्टिक का यूज करते हैं? प्रिंटिंग में, खेल में, फोटोस्टेट में, त्रिआयामी चित्र निर्माण में। किस में करते हैं? आंसर बी, ये खेल में करते हैं। ठीक है। बारकोड रीडर का उपयोग किस में किया जाता है? त्रिआयामी रंगीन चित्र निर्माण में, सीपीयू को नियंत्रित करने में, किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए बार को पढ़ने के लिए, स्क्रीन पर उपस्थित आकृति को हिलाने डुलाने के लिए। बताइए। आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी, किसी उत्पाद के ऊपर छपे हुए बारकोड को पढ़ने में। ठीक है। कंप्यूटर शब्दावली में विजुअल डिस्प्ले यूनिट किसे कहा जाता है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। बताएंगे सभी लोग। और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो आपकी 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो रही है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, 5 में से 5 नंबर आपको दिलाएगी ये वीडियो। ठीक है। ऐसे ही सुपर टेट के लिए हम मैराथन लेकर आएंगे, एक वीडियो में ही कंप्लीट करके। तो आप लोग सभी क्लासों को ऐसे ही देख लीजिएगा, बस उतने से ही आपका काम हो जाएगा। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये है मॉनिटर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, लेज़र प्रिंटर में कौन सी टेक्निक का यूज होता है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लेज़र किरण तकनीक, फोटोकॉपी टेक्निक, उपरोक्त सभी। क्या होगा 109 का? आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर शब्दावली में प्लॉटर युक्ति क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, सेंट्रल यूनिट है, मेमोरी यूनिट है। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये आउटपुट है, प्लॉटर। कंप्यूटर के संदर्भ में आईसी किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरकनेक्टेड चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप, इंटरकनेक्टेड सर्किट। हाँ, आंसर होगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउस के बाएं बटन को जल्दी जल्दी 2 बार दबाने और छोड़ने को क्या कहा जाता है? क्लिपबोर्ड, डबल गिटिंग, डबल क्लिकिंग, फाइल नोटिंग। जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका बिल्कुल सही है, डबल क्लिकिंग बोलते हैं। ठीक है, डबल क्लिक। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर किसके द्वारा डाला जाता है? स्कैनर के द्वारा, प्रोसेसर के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए, ये है स्कैनर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मॉनिटर पर प्रदर्शित चित्र हजारों छोटे छोटे रंगीन डॉट्स से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सल, पिक्सल, टेस्ला, मनिंग। बताइए। आंसर है ऑप्शन बी, इसे हम पिक्सल बोलते हैं। ठीक है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? लंबवत रूप में, त्रिकोण रूप में, विकर्ण रूप में, चौकोर रूप में। कैसे मापते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, इसको हम विकर्ण के रूप में मापते हैं। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बैंकों में यूज होता है।
आंसर की बात करें ऑप्शन ए होगा, ये है कैरेक्टर। ठीक है, MICR का पूरा नाम भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म मतलब, तो ये भी याद कर लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही OCR का पूछा जाता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आगे टच पैड किसको रिस्पॉन्ड करता है? वातावरणीय तापमान को, अंगुलियों के पोरों की गर्मी को, कोन की कुंजियों को, ऑपरेटिंग सिस्टम को। टच पैड जो आप टच करते हैं फ़ोन में, टैब में, तो कैसे टच होता है वो, किस माध्यम से? आपका होगा अंगुली के जो पोर होते हैं उसकी गर्मी को वो महसूस करता है। ठीक है, किसी मानक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 1024 MB, 1 GB, 1.44 MB, 1 MB। बताइए क्या होगा आंसर, सभी लोग बताएंगे। आंसर जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका बिल्कुल सही है। एक फ्लॉपी डिस्क में कितना डाटा भरा जा सकता है? 1.44 MB। ठीक है, आगे कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना संग्रहित करने में मदद करता है? CPU, डिस्क ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लॉपी। सूचना का संग्रहण, बताइए। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऑप्शन बी, ये डिस्क ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किसमें मापा जाता है? बताइए क्या होगा आंसर। कंप्यूटर की गति को पूछा है, प्रोसेसर की गति को। ऑप्शन सी, MIPS। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे भी दे सकता है MHG या GHG में किसको मापा जाता है? तो ये CPU की कार्य निष्पादन क्षमता का मापन इससे होता है। ठीक है, आगे पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को क्या कहते हैं? बताइए। रीस्टार्ट, वार्म बूटिंग, सॉफ्ट बूटिंग, उपरोक्त सभी। इसको नॉर्मल हम फोन से भी समझ सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पर्सनल कंप्यूटर पर कार्य करते समय सूचना अस्थायी रूप से कहाँ संग्रहित होती है? रैम, रोम, डिस्क, CD। अस्थायी बोला है उसने, स्थायी बोलता तो आपका रोम हो जाता, अस्थायी बोला है तो आपका रैम हो जाएगा। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉजिक चिप किस कार्य हेतु प्रयुक्त की जाती है? बताइए। सूचना संग्रहण में, प्रोसेसिंग में, ऑपरेटिंग में, प्रिंटिंग में। बताइए लॉजिक चिप का कार्य किसमें होता है? हाँ, ये होता है प्रोसेसिंग में, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD को पढ़ने के लिए उसकी पॉलीकार्बोनेट परत पर कितने नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य की सेमी कंडक्टर लेजर किरणें डाली जाती हैं? बताइए CD को पढ़ने के लिए उसमें तरंगदैर्ध्य की कितनी लेजर किरणें डाली जाती हैं? बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 780 nm। कितना? 780 नैनोमीटर, याद रखना है। आगे है कंप्यूटर साधित अधिगम, जिसे हम CAL बोलते हैं, इसकी प्रमुख विधाएं कौन सी हैं? अनुशिक्षण, अनुरूपण, संवाद, बातचीत, उपरोक्त सभी। बताइए। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर पूछा जा रहा है, एक सेकेंड, चलिए, ये है कंप्यूटर साधित अधिगम उपयोग से संबंधित समस्या क्या है? अध्यापकों को शिक्षा में कंप्यूटरों का प्रयोग करने के लिए अभिप्रेरित व प्रशिक्षित करना। कंप्यूटर साधित अधिगम के लेखक और अध्यापक द्वारा निर्णीत उद्देश्य और विधियां एक दूसरे से भिन्न हो सकती हैं। कंप्यूटर की स्थापना के साथ प्रशासनिक समस्याएं जुड़ी रहती हैं। आंसर जो होगा आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंप्यूटर साधित अधिगम पैकेज विकास के प्रमुख चरण कौन से हैं? इकाई का चयन, प्रवेश व्यवहार, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, उपरोक्त सभी। बताइए कंप्यूटर साधित अधिगम पैकेज विकास के प्रमुख चरण। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। कंप्यूटर के संदर्भ में प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। लूपिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सर्वर्स, एक्सेल। पुनरावृत्ति को हम कहते हैं लूपिंग। क्या कहते हैं? लूपिंग कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है ग्रुप वेयर क्या है?
प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, भाषा, मॉडेम युक्ति, वेबसाइट। थोड़ा सा भद्दा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाएंगे ना तो दिखने लगेगा। ऑप्शन ए ये है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है, ग्रुपवेयर। आगे है कंप्यूटर के संदर्भ में सी का मतलब क्या होता है? वेबसाइट, भाषा, क्लाउड कंप्यूटिंग, टेलीटैक्स। बताइए। ऑप्शन बी सी का मतलब लैंग्वेज होती है, ठीक है, याद रखना है। असेंबली भाषा में किस प्रकार के कोड प्रयुक्त होते हैं? मीनोमिक्स कोड, स्मरक कोड और निमोनिक्स कोड, CAL। क्या होगा? असेंबली भाषा में कौन सा कोड यूज होता है? तो याद रखना है ऑप्शन बी स्मरक कोड यूज होता है, जिसे हम मनेमोइक कोड भी कहते हैं, ठीक है। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक क्या होता है? मशीन कोड की बात हो रही है। ट्रांसलेटर, कंपाइलर, परम, डेल्फी। बताइए, मशीन कोड की बात हो रही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। किसकी? मशीन में से जब भाषा में होता है तो कंपाइलर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? डेस्कटॉप सर्वर्स सर्विसेज का एक ऑफिस सूट है। उपरोक्त सभी क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ठीक है। आगे, कंप्यूटिंग सिस्टम में किन भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, उपरोक्त सभी। बताइए। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इन सभी लैंग्वेज का यूज होता है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? कंप्यूटर में इनपुट कराए गए डाटा को प्रोसेस करना, वेब पेजों के एक समूह को प्रोसेसिंग करना, कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग में परिवर्तित करना, कंप्यूटर के एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करना। बताएंगे सभी लोग। 135 का क्या होगा आंसर? आंसर की बात करें, ऑप्शन ए हो जाएगा, कंप्यूटर में इनपुट कराए गए डाटा को प्रोसेस करना, ठीक है। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती है? हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, उपरोक्त सभी। ट्रांसलेटर की आवश्यकता किसको नहीं होगी? सिंपल सा है, जो खुद मशीन है वो कैसे होगी? मशीन लैंग्वेज को। वाईफाई का पूरा नाम बताना है। बताइए क्या होगा आंसर? वर्ल्ड फिडेलिटी, वायरलेस टेक्नोलॉजी, वायरलेस फर्म, वायर फिडेलिटी। क्या होगा? ऑप्शन बी हो या वायरलेस टेक्नोलॉजी। आगे, कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडेम से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? मॉडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है, बिल्कुल सही है। मॉडेम एक युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों को एनालॉग में बदलकर संचार माध्यम भेजता है, बिल्कुल सही है। मॉडेम आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर उसे कंप्यूटर के लिए प्रयुक्त करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। एक सेकेंड, क्या बोला है उसने? कौन सा कथन सत्य है पूछा था? ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी नहीं होगा, डी ही होगा, ठीक है, सही है, वो गलत दिया हुआ है। चलिए, ये जो है ना, कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप लोग, ये बी नहीं है, ये डी ही होगा, ठीक है, उल्टा लिख दिया है। 3G या 4G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? जनरेशन, गोबल अप, जेन्युइन, गियर। क्या होगा बताएंगे? जी का मतलब क्या होता है? सभी को पता होगा, जनरेशन, ठीक है। अब तो 5G आ गया है। आगे, किसी अपरिचित द्वारा नेटवर्क के माध्यम से किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश करके बिना उसकी सहमति लिए उसके डाटा में छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है? चैटिंग, हैकिंग, एथिकल हैकिंग, TDCC। बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, हैकिंग। आगे बढ़ते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर, 3, 2, 4 दिसंबर। बताइए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2 दिसंबर। इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कौन से देश में किया गया? रूस, अमेरिका, जापान, स्वीडन। बताएंगे इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ है? आंसर होगा आपका कहाँ? अमेरिका में हुआ है।
WWW का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर्स-ली, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। बताइए क्या होगा आंसर? ऑप्शन बी ये है टिम बर्नर्स-ली। आगे बढ़ते हैं तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज। बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर के संदर्भ में HTTP किसका संक्षिप्त रूप है? बताएंगे, इसका भी आपके सामने है। बताइए, इतने बड़े बड़े हैं कि बार बार बोलना पड़ेगा हमें, इसलिए नहीं बोल रहे हैं इनके ऑप्शन। इसका मेन आंसर जो है वो बोल देते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं तो वेबसाइट से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? बताइए, वेबसाइट संबंधित वेब पेजों का एक समूह होता है। कोई वेबसाइट किसी वेब सर्वर द्वारा होस्ट की जाती है। वेबसाइट पर इंटरनेट या निजी लोकल एरिया की पहुंचा जाता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं तो कंप्यूटर के संदर्भ में ISP किसका संक्षिप्त रूप है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए क्या होगा? आंसर सभी के बिल्कुल सही आएंगे। ऑप्शन बी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है? होम पेज, टास्क मेनू, स्क्रीन बार, एंड्रॉइड। मेन पेज जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? होम पेज बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। अरे आंसर ही निकल गया, चलो ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं तो दुनिया का पहला चैट स्क्रीन फोन किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था? सैमसंग, IBM, एप्पल, सोनी। बताइए, दुनिया का पहला चैट स्क्रीन फोन किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया था? बताएंगे। आंसर की बात होगी तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ये IBM के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ कार्यरत हुआ है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। बताइए, पहला मोबाइल बैंक कहाँ है? आंसर होगा आपका अपने मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मोबाइल बैंक। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का पहला मोबाइल फोन किस कंपनी ने बनाया था? एप्पल, IBM, सोनी, मोटोरोला। दुनिया का पूछा है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है मोटोरोला। ठीक है, याद रखना है, 1973 में। आगे बढ़ते हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी के द्वारा बाजार में उतारा गया था? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग। बताइए, IBM, एप्पल, मोटोरोला, एंड्रॉयड इंक। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका एंड्रॉयड इंक के द्वारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया था। भारत में सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का उपयोग कहाँ हुआ था? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु। बताइए, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का उपयोग कहाँ हुआ था? तो यही अपने कोलकाता में हुआ था, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो शुरुआती दौर में स्मार्टफोन में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? एंड्रॉयड फर्स्ट, विंडोज़ फर्स्ट, सिम्बियन, बाड़ा। बताइए, शुरुआती दौर में स्मार्टफोन में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। आंसर होगा ये है आपका सिम्बियन। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, HTC, याद रखिएगा, HTC मोबाइल कंपनी का मुख्यालय पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। बताइए, ताइवान, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, डिटेल्स भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रोक रोक के। ऑप्शन ए हो जाएगा ताइवान। अब देखिए, ये पूछ लिया जाता है सैमसंग और LG का कहाँ है? ये दक्षिण कोरिया में है। नोकिया का मुख्यालय फिनलैंड में, एप्पल अमेरिका की है, सोनी जापान की, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन ये भारत की हैं। ठीक है, और HTC ताइवान की। आगे, कंप्यूटर के संदर्भ में MID का पूरा नाम क्या है? बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, देख लीजिए क्या हो जाएगा आंसर। MID का पूरा नाम पूछा गया है। हाँ, आंसर की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है मोबाइल इंटरनेट डिवाइस। ठीक है, पूछा जाता है मोबाइल इंटरनेट डिवाइस। आगे बढ़ते हैं, देखिए APK का भी पूछ लिया जाता है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। क्या होगा? एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज हो जाएगा। आगे, वीडियो कार्यक्रमों की परिसीमाओं को दूर करने के
प्रमुख उपाय क्या हैं? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। ये है क्वेश्चन, अब दिखेगा आंसर। बताइए सही सही क्या होगा। आंसर की बात करेंगे, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इन्हें रोचक और पाठ्य चर्चा की आवश्यकता के अनुरूप बनाना है और शैक्षिक टीवी कार्यक्रमों के उत्पादन व उपभोग में अधिक ध्यान रखना चाहिए जिससे अधिकतम विद्यार्थी लाभ उठा सकें। ठीक है, ये दोनों सही हैं। और टीवी के एक पक्षीय माध्यम होने के कारण उनको अध्यापकों और विद्यार्थियों के अनुकूल क्रिया के लिए समर्थन देना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। शैक्षिक टीवी और वीडियो कार्यक्रम का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रमुख कार्य नीतियाँ कौन सी हैं? बताइए। सहायक सामग्री का उपयोग, अनुवर्ती क्रियाकलाप, देखने के सबके दौरान क्रियाकलाप। बताइए। आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आगे, शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रम के पक्ष में प्रमुख तर्क क्या हो सकते हैं? उत्पादक लागत का अत्यंत कम होना, शैक्षिक ऑडियो कार्यक्रमों की सहज उपलब्धता, कार्यक्रमों का निर्माण शिक्षार्थियों की शैक्षिक आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका करेक्ट ऑप्शन डी, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? वीडियो कार्यक्रम भूतकाल को भी सजीव बना देता है। ये कार्यक्रम दूरस्थ वस्तुओं, स्थानों, लोगों, घटनाओं और प्रक्रम को शिक्षार्थी तक ले जाता है। वीडियो कार्यक्रम सुविधानुसार, आवश्यकतानुसार धीमी व तेज गति से दिखा सकते हैं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑडियो कार्यक्रम के लिए आलेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उपरोक्त भाषा का प्रयोग और अत्यधिक तथ्यों, आंकड़ों से परहेज। आलेखक को श्रोता से बातचीत करनी चाहिए, न कि भाषण देना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? iOS, ब्लैकबेरी, विंडोज ओएस, सिम्बियन। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पूछा है। आंसर होगा विंडोज OS। ठीक है, आगे, GPRS किसका संक्षिप्त रूप है? बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। GPRS बताएंगे क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। क्या है? जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद मतलब NCERT के द्वारा छात्रोपयोगी कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? सेतु, मित्र, ई पाठशाला, स्वयं प्रभा। बताएंगे सभी लोग क्या होगा आंसर? आंसर की बात की जाएगी, ऑप्शन सी, ये है ई पाठशाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के व विभिन्न ई गवर्नमेंट ऐप किस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं? बताइए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिए क्या होगा आपका राइट आंसर। आंसर की बात की जाएगी तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, app.nic.in। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। MS ऑफिस का पूरा नाम पूछा जा रहा है, बता दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है, क्या होगा? हाँ, आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गूगल क्या है? सर्च इंजन, ईमेल युक्ति, प्ले स्टोर, तंत्र जाल। गूगल पूछा है, आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, ये एक तरह का क्या है? सर्च इंजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिजिटल शिक्षा किस प्रकार की दे दी चाहिए? PPT द्वारा, वीडियो प्रस्तुतियों द्वारा, ई लर्निंग विधियों द्वारा, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे है। ई शिक्षा और ई लर्निंग का प्रमुख कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, ई बुक से शब्दावली विस्तार करना, दृश्य व श्रव्य माध्यम से ज्ञान प्रदान करना, उपरोक्त सभी। क्या होगा आंसर? आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ये है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इसी को हम ई शिक्षा और ई लर्निंग शिक्षा कहते हैं। ठीक है, आगे। ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं? सूचना प्रदान करना, प्रेरणा प्रदान करना, मूल्यों को मनुष्य के आंतरिक मन में स्थापित करना, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों के प्रमुख लाभ पूछे हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑडियो कार्यक्रमों की प्रमुख सीमाएं पूछी हैं, क्या है? केवल ध्वनि आधारित होने के कारण एक सीमा के बाद अरुचिकर हो सकते हैं, सही है। ये बताइए क्या होगा आंसर, पढ़ लीजिए फटाफट से। 172 का क्या होगा? काफ़ी देर से बोल रहे हैं तो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम सी होने लगी है। चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये है उपरोक्त सभी। देखिए थोड़ी सी भी लग रहा हो कि हाँ मैम मेहनत कर रही हैं तो प्लीज़ क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी तक पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो ऑडियो कार्यक्रम के प्रभावी उपयोग के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं? बताइए क्या होगा आंसर। चारों ऑप्शन है आपके सामने। 173 सभी लोग बताएंगे क्या होगा आंसर। आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है उपरोक्त सभी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, जो कंप्यूटर थी आपकी, वो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो आपके 5/5 चाहिए आपको, यहीं से आपके मिल जाएंगे। जो डिटेल्स हमने पढ़ाई है, जो दी है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी क्वेश्चन के माध्यम से ही हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर दी हैं, ठीक है। तो उम्मीद है क्लास बहुत पसंद आई होगी, सभी तक शेयर कर दीजिएगा और इस क्लास को सभी तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि ये क्लास सभी को 5 नंबर देने वाली है, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं एंड कमेंट में नीचे आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी, पसंद आई, नहीं आई, मज़ा आया कि नहीं आया, ठीक है। चलिए फिर क्लास ऑफ कर देते हैं आप। चलिए।